हेलो, आप सभी का स्वागत है। तो जो हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था वेक्टर के बारे में, स्केलर्स के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में। बेसिकली यदि हम वेक्टर को डिफ़ाइन करें तो हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच नीड टू डिस्क्राइब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इतना बोल दिया, बात ख़त्म। पर कुछ बार ऐसा भी होता है कि बहुत सी बहुत सी क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी वेक्टर नहीं है। जैसे कि अगर आप करंट की बात करें, किसी सेगमेंट में करंट की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी होगा करंट का और करंट का एक मैग्नीट्यूड भी होगा, पर करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसा क्यों है? किन कारणों से हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है या कुछ और? ठीक है, तो बेसिकली जो ऐसी क्वांटिटीज़ हो ना जो छोटे छोटे रीजन्स में डायरेक्शन को रखती हैं, ठीक है, उनको हम टेंसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम वेक्टर के बारे में देखते हैं। वेक्टर की एक तो पहली डेफिनेशन तो यही है कि उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। साथ साथ में वो वेक्टर एडिशन रूल्स का फॉलो भी करना चाहिए। देखो, कोई अगर फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है उसमें क्या है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती, तो इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर नहीं है। और वेक्टर एडिशन रूल क्या है वो हम अभी पढ़ेंगे, आगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे तो वहीं हम उसको पढ़ेंगे तो आपके बात क्लियर हो जाएगा। अभी इतना ही याद रखना कि जो वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो नहीं करते, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी वे फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक अच्छी बात और भी है कि अगर आप देखेंगे जो अभी तक आपने अलजेब्रा पढ़ा था और जो अब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी अभी तक आपने पढ़ा था जो अलजेब्रा वो कैसे अलजेब्रा था, वो जिसके अंदर हम नंबर्स को ऐड कर रहे थे या अननोन्स को ऐड कर रहे थे, वेरिएबल्स की वैल्यूज़ के साथ हम अलजेब्रा लगा रहे थे। लेकिन यहाँ का अलजेब्रा थोड़ा डिफरेंट होगा जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए इस जो अलजेब्रा को हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो अभी हम जो अलजेब्रा पढ़ेंगे जिसके अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा, डिवाइडेशन भी होगा, सब कुछ होगा, पर वो किस तरह होगा, वेक्टर रूल्स से होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, आगे हम देखेंगे कितने टाइप के अलजेब्रा की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कितने टाइप के डिवाइडेशन पॉसिबल है, क्या वेक्टर से वेक्टर को डिवाइड किया जा सकता है, क्या वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो वेक्टर एडिशन रूल्स हैं वे कितने टाइप के हैं, उनको बेसिकली है तो एक ही रूल के टाइप ही, पर फिर भी उसको हम दो टाइप से पढ़ें, एक ट्रायंगल्स रूल और एक है पैरेललोग्राम रूल। ठीक है, तो एडिशन के लिए दो टाइप के रूल हैं, एक तो ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। इसको आप याद रखेंगे कि हम कितने टाइप से कर सकते, कोई भी एक करोगे उससे काम हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बता ही देता है कि बोल्ड फेसेस यूज़ करेंगे या क्या करेंगे, उसके ऊपर जो भी आपको वेक्टर क्वांटिटी दी गई उसके ऊपर हम एरो का साइन लगा के उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बता ही दिया गया था कि यदि कहीं भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे उस पर मॉड्यूलेशन लगा देंगे या मॉड्यूल लगा देंगे, या फिर हम उसके ऊपर से जो वेक्टर साइन है उसको हटा देंगे या फिर उसे लाइट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो हम बेसिकली उसे लाइट से ही दिखाएंगे, हम उसके ऊपर कोई वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे। इस चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इसमें बिल्कुल हल्की सी ही बात कर पाए थे हम इक्वलिटी के बारे में। ठीक है, आज हम इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इक्वलिटी से मतलब क्या है, दो वेक्टर कब इक्वलिटी फॉलो करेंगे, यदि दो वेक्टर हमारे पास है वे कब इक्वल होंगे।
वे इक्वल होंगे जब उनका डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। यदि डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो भी इक्वल नहीं होंगे। डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो भी वे सेम नहीं होंगे। तो क्या कहा गया? टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। तो जैसे कि हमारे पास कोई वेक्टर ए है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? ओ पी है, ओ पी लेंथ, और उसका डायरेक्शन कहाँ है? ओ टू पी है। इसी तरह हमारे पास एक और वेक्टर है डी। यदि आप इन दोनों वेक्टर को देखें तो इनका दोनों का जो डायरेक्शन आप कहोगे कैसे डायरेक्शन? डायरेक्शन से मतलब है आप किसी न किसी रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसके डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। यदि आप यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस ले लें, ये लीजिए, अब इस कंडीशन में देखिए क्या रेफरेंस एक्सिस से कोई दोनों एक्स एक्सिस ले रहे, दोनों के लिए एंगल क्या सेम है कि नहीं है? यदि एंगल दोनों सेम है तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं? दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। और दूसरी चीज़ है, यदि आप एक वेक्टर को उठा के रखें दूसरे पे, समझ रहे हैं ना, उठा के रखें मतलब विदाउट रोटेशन, सीधा शिफ्ट करके, और यदि उसको पूरा का पूरा वो क्या कर लेगा? ओवरलैप कर लेगा, तो वो कैसा है? इक्वल वेक्टर है। तो ये कैसे है? इक्वल वेक्टर है। समझ रहे हैं ना? यदि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे शिफ्ट करके देखें हम पैरेलली, ऐसे का ऐसा ही, अगर वे एक दूसरे को पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे? द बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर। और सिंपल सी फॉर्म में हम बोलेंगे दोज वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड द इक्वल वेक्टर। यदि हमारे पास कुछ नए वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक बी डैश है, ये दो वेक्टर हैं। देखो दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, पर उनका जो डायरेक्शन वो डिफरेंट है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक लाइन, सॉरी, थोड़ा सा यदि इन एंगल्स को आप देखें, क्या ये दोनों एंगल्स आपस में सेम हैं? एक एंगल छोटा है, एक एंगल बड़ा है। और दूसरा तरीका क्या है? इसको फिर उठा के एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, देखेंगे कि क्या ये कोइंसाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो ये तो कोइंसाइड नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर नहीं है। चलिए, ये टू पैरेलल वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन सेम बट द मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। कोइंसाइड करके देखो तो क्या इन्होंने पूरा का पूरा इसको ओवरलैप किया? नहीं किया, कुछ पोर्शन बच गया है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ये वेक्टर इक्वल नहीं है। तो इक्वल की एक ही कंडीशन है कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे क्या बोले, टाइप्स ऑफ वेक्टर बोल रहे हैं जिन्हें, फ्यू फंडामेंटल डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। बेसिकली इनको बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर भी। ठीक है, कितने टाइप के वेक्टर हम यूज़ करेंगे। चलिए तो हम देखते हैं कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर जो कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं या कुछ टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी आपने देखा था ए इक्वल वेक्टर, दिस इज आल्सो एन डेफिनेशन। ठीक है, ये दिस इज आल्सो वन टाइप। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें तो उसमें भी हम उस टाइप को मान सकते हैं कि इक्वलिटी भी एक टाइप है, कि टू वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स के बारे में यदि बात पूछी जाए तो किस तरह का हो सकता है? इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है? नेगेटिव वेक्टर हो सकते हैं। नेगेटिव वेक्टर से मतलब क्या हुआ? दोज वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। वे एक दूसरे के पैरेलल हैं बट डायरेक्शन कैसा है? मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। आपसे अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं और उसको नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? मान लें एक कोई ए वेक्टर है, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कैसा है? बिल्कुल अपोजिट है, अलग डायरेक्शन में है, पैरेलली है, उसको आप क्या लिख सकते हैं? बी वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे कि हमने मान लिया अब हमारे पास क्या है, कोई एक वेक्टर ए है, ऐसे कोई वेक्टर ए है और ऐसे एक कोई वेक्टर बी है। अब दो वेक्टर हैं,
दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। सो द वेक्टर बी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस ए वेक्टर बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए but the direction is opposite, so the vector b can be written as a minus a। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, b वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ए की तरह लिख सकते हैं, समझे। तो यहाँ पे दिखाया भी गया, ये दो वेक्टर हैं, इसको घुमाया और देखो दोनों वेक्टर कैसे हैं, मैग्नीट्यूड सेम। देखो कोइंसाइड होते हैं कि नहीं, कोइंसाइड भी होते हैं बट डायरेक्शन डिफरेंट। तो यदि किसी पॉइंट पे एक साथ अपोजिट वेक्टर काम करेंगे, अपोजिट वेक्टर से मतलब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी सी तो है, तो ऐसी दो अपोजिट, जैसे कि मैं फोर्स की बात कर दूं, एक बॉडी है उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक उसको पुश कर रहा एक उसको पुल कर रहा, सेम मैग्नीट्यूड के, तो क्या इफेक्ट दिखाई देगा उसका, वे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब भी कहीं पे भी दो अपोजिट वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा तो मैग्नीट्यूड कितना बचेगा, जीरो, डायरेक्शन कितना बचेगा, जीरो। तो इस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखें वेक्टर एडिशन किया हमने, इसलिए जो रिजल्टेंट आओगे उसको हम जीरो वेक्टर के टर्म्स में दिखाएंगे। तो एक नई चीज़ आ गई जीरो वेक्टर, यहाँ से क्या आया, एक डिफरेंट चीज़ मिली हमें, क्या कि जीरो वेक्टर। असल में जीरो वेक्टर होता क्या है, बेसिकली इसको आप जीरो नहीं लिख सकते सीधा, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ हम उस चीज़ का भी रूल को ध्यान रखेंगे। जीरो वेक्टर से मतलब ऐसा कोई वेक्टर जिसका कोई डायरेक्शन ना, जिसका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो बेसिकली कोई पॉइंट यदि हो तो उसको भी हम एज एन जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे तो सीधा हमें दिखाई भी दे रहा है कि दो वेक्टर जब एक दूसरे पे काम कर रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका रिजल्टेंट जीरो ही होगा। तो उस जीरो को हम क्या दिखा देंगे, जीरो वेक्टर की टर्म्स में दिखाएंगे। और जीरो वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी जीरो और डायरेक्शन भी जीरो, ठीक है। इक्वल वेक्टर हम कर ही चुके हैं, अभी पीछे बात हो चुकी। को इनर्शियल वेक्टर, को इनर्शियल का मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि लो ये कोई बॉल है, एक आदमी इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक आदमी इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये कोई F1 है और ये कोई F2 है। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं, ठीक है। चाहे इनका डायरेक्शन कुछ भी, इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, पर ये सब क्या कर रहे हैं, एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हो। तो कैसे हो गए, कोइनर्शियल, यानी एक ही पॉइंट से इनिशिएट हुए, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी वेक्टर होंगे, चाहे उनका मैग्नीट्यूड कुछ हो, उनका डायरेक्शन कुछ हो, सब क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर, यानी जिनका इनिशिएशन एक ही जगह से स्टार्ट हुआ हो, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो। इसके बाद है को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल का मतलब कोई वेक्टर आके भी एक ही पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहे हो। जैसे कि भाई ये बॉल थी कोई हमारे पास, मान लें यहाँ पे एक बॉल, तो ये तो खुद ही दिखा सकता हूँ आपको, ये बॉल है यहाँ पे कोई, एक आदमी इसको ऐसे पुश कर रहा है, एक आदमी इसको ऐसे पुश कर रहा है। तो ये वेक्टर कैसे हैं, ये वेक्टर हैं को टर्मिनल वेक्टर। तो इसी तरह हम दिखा सकें जो एक ही पॉइंट पर टर्मिनेट होंगे या ख़त्म होंगे, ऐसे वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड कुछ हो, डायरेक्शन कुछ हो, पर उनका जो मेन जो उनका टर्मिनेशन है वो कहाँ पे होना चाहिए, एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, पर वे क्या हो, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हों, ठीक है। तो वे सब, जैसे कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे या जो हमारी ये स्क्रीन है जिस पर हम पढ़ रहे हैं, इस पर हम कोई भी वेक्टर खींच दें तो ये सब कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। ये जो वेक्टर हैं ये सब क्या है आपस में, ये सब कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि एक ही प्लेन में है। अगर एक वेक्टर ऐसा होता और एक मेरी स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाता तो वे कोप्लेनर नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हों उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। अब इसके बाद क्या है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर क्या होंगे, जिनका डायरेक्शन एक ही होगा, मैग्नीट्यूड बड़ा डिफरेंट हो, पर जिनका डायरेक्शन सेम होगा, वे सब क्या है, कोलिनियर वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो तो इसलिए आप बोल सकते हैं अपोजिट वेक्टर जो थे, सेम वेक्टर जो थे, सब वे कैसे हैं,
वो लीनियर वेक्टर है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब पॉइंट आया यूनिट वेक्टर। बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने आपको पिछले लेक्चर में भी एक छोटी सी चीज़ समझाई थी कि कोई एक वेक्टर यदि हमारे पास ए है तो उसे हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द डायरेक्शन ऑफ ए। द डायरेक्शन ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय द, यानी ऐसा कोई वेक्टर जिसके पास सिर्फ डायरेक्शन हो, सिर्फ डायरेक्शन रखता हो, उसके पास और कुछ ना हो, उसी को तो हम डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो हमने इसलिए वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया था ऐसे, वेक्टर ए तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ में क्या कर रहा था, ए कैप, और हमने बोला था ए कैप क्या कर रहा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसी ए कैप को हम क्या बोल रहे थे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ठीक है, वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देता है जो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन सिर्फ यही हुआ है कि ऐसा कोई वेक्टर जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन में है बट उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है, दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यदि खाली से बताना कि यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हु हैव मैग्नीट्यूड इज यूनिट, बस ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होगा, वो सब क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। रिप्रेजेंटेशन का तरीका, उसके ऊपर क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर जहाँ होगा कैप लगा देंगे। तो जितने यूनिट वेक्टर्स होंगे उनके ऊपर हम कैप यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अभी आपको बोला था ए इज इक्वल टू कितना होगा, ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप। सो वी कैन राइट द ए कैप इज, यदि आपको कोई वेक्टर दिया जाए और उस पूछा जाए इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, तो कैसे बताओगे, कैसे हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, आगे हमारा काम है। आगे हम एक कोई वेक्टर दिया गया है यदि हमें, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दिया और हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे 3D में या 2D में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उसकी हेल्प से हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे वो भी ज़रूर बताऊँगा। जैसे हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सीख जाएंगे तो हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यदि हमें कोई वेक्टर दिया गया है ये, तो यदि हम इसको इसके क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड उससे डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द के, कैप लगाने के बाद उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या दिया कि यदि आपके पास कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उसके साथ आप कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे। यूनिट का मतलब क्या है, उसकी मेजरमेंट यूनिट नहीं लिखेंगे। बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट करे, सिर्फ वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे, जिसका डायरेक्शन होगा उसकी कोई मेजरिंग यूनिट नहीं होगी। समझ रहे ना। तो इस तरह 3D में दिखा भी दिया आपको। अब देखो, हम जब 3D की बात करेंगे, 3D में हम जाने की बात करेंगे, तो बेसिकली हम बात करेंगे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विच हैव द ऑल स्पेस, जो पूरे स्पेस को रिप्रेजेंट कर सकता हो। उसके अंदर क्या होंगे, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। क्योंकि यदि आप स्पेस में किसी को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपके कमरे में उड़ती हुई एक मक्खी, यदि आप एक कॉर्नर में खड़े होकर मक्खी को देख रहे हो, या कोई भी आपका एक रेफरेंस पॉइंट मान लें, आप कॉर्नर थोड़ा ज़्यादा सुविधाजनक हो जाए, और वहाँ से आप एक मक्खी को उड़ते हुए देख रही हैं। जब मक्खी उड़ रही तो उसकी जो पोजीशन है उसे डिफाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। मान लिया कोई कमरा है और उसके अंदर एक मक्खी उड़ रही है, तो आपको क्या क्या चाहिए, इस तरह आपके पास कोई कमरा है और यहाँ कोई मक्खी उड़ रही है, तो देखो उसकी पोजीशन के लिए एक तो आपको हाइट चाहिए उसकी, और जैसे हाइट निकालेंगे तो उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए। यानी आपको उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हर बार 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। पहले तो क्या है कि वो एक्स एक्सिस से किस तरफ चल रही है, वो वाई एक्सिस, जैसे कि वो अगर प्लेन में होती तो आप कैसे दिखाते भाई, अगर आपके पास ये कोई प्लेन होता, ऐसे ये प्लेन होता, ठीक है, तो इसके एक एक्सिस को आप एक्स एक्सिस बोल देंगे, एक एक्सिस को आप वाई एक्सिस बोल देंगे, और यहाँ कोई पॉइंट है, तो आप क्या बताना है इसको कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस है, इसके हेल्प से आप इसकी पोजीशन को डिफाइन कर दें। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं,
पोजीशन इन प्लेन, प्लेन के अंदर आप पोजीशन इसी तरह दिखावें कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसको बोल रहे हैं आप क्या, वाई की वैल्यूज़ बोल रहे हैं, और जो वाई से डिस्टेंस एक्स की वैल्यूज बोल रहे हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट आप क्या लिखे थे, एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब वो उसके पास एक हाइट भी है, इसी तरह की पोजीशन के साथ साथ उसके पास एक हाइट भी है, तो एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाएगा, जैसे बोल देंगे जेड। ठीक है, तो जब हम किसी भी स्पेस में किसी की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हो तो हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हो, मतलब सॉरी 3 एक्सिस यूज कर रहे हो जो ऑर्थोगोनल एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे बोल देंगे हम आई कैप, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर उसे बोल देंगे वाई कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे बोल देंगे जेड कैप। तो ये क्या है, आई कैप, जे कैप एंड जे कैप। ये आई और जे के क्या है, ये सिर्फ डायरेक्शन है। जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है उसे आई कैप से दिखाओगे, जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन है उसे जे कैप से दिखाओगे, और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसे के कैप से दिखाओगे। अब एक बात ध्यान रखेंगे, जब हम आगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेंगे ना, तो हम ये भी ऑर्डर बताएंगे कि कैसे एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड किस क्रम में लेना है। वो क्रम क्या है लेने का, वो तरीका क्या है लेने का, कि किस तरफ एक्स लें, किस तरफ वाई लें, किस तरफ जेड लें, क्या ये आपस में शिफ्ट हो सकते हैं, उस बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। पर जब हम मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बिना इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जब हम वेक्टर मल्टीप्लाई पढ़ लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेंगे, तो उसी के पढ़ने के बाद हम इस चीज़ को आपको डिफाइन करेंगे, क्यों हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को इस ऑर्डर में लिया, एक साइक्लिक ऑर्डर में लिया, उसका कारण क्या है। ठीक है बाबू, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करने की, बहुत सी बार आप ऐसे नहीं ऐसे ही लिख सकें, आप एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप भी लिख सकें, पर ज़्यादातर हर जगह आपको एक्स कैप की जगह आई कैप मिलेगा, वाई कैप की जगह जे कैप मिलेगा, और जेड एक्स की कैप की जगह के कैप मिलेगा। तो आपको आई जे के भी याद रखना, एक्स वाई जेड भी याद रखना है। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड की बात करें तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो सबका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, 1 होगा। इसके बाद नल वेक्टर, और ये जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के बारे में अभी हम बात कर चुके थे। तो इसको समझाने के लिए इन्होंने डिस्प्लेसमेंट का सहारा लिया। ये हमारी जो स्लाइड है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट के सहारे के, डिस्प्लेसमेंट के हेल्प से हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जीरो वेक्टर को। तो आपको दिखाया गया यदि कोई पोजीशन पॉइंट पी की पोजीशन आर है, कोई पी डैश की पोजीशन आर डैश है, तो आप देखेंगे पी टू पी डैश का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कितना होगा, किसी भी पाथ से जावें। ठीक है, पर यदि आपसे पूछा जावे क्या, कि आपसे पूछा जावे कि पॉइंट पी का जो डिस्प्लेसमेंट है, कोई आदमी ए पाथ से पी डैश पे गया, पी डैश के बाद फिर किसी दूसरे पाथ से होता हुआ पी पे वापस आ गया, यदि उसने अपना पाथ को पूरा घुमाते हुए वापस इनिशियल पॉइंट पर आ गया, मैं चाहता तो क्या दिखा सकता कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को छोटा करते ही चले जाएं, यानी पी डैश कम नियर टू द पॉइंट पी एंड आफ्टर सम टाइम इट कोइंसाइड विद द पॉइंट पी, तो भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आप दिखावें कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसने मोशन स्टार्ट करा फ्रॉम द पॉइंट पी एंड फॉलो द पाथ ए एंड बी कम टू द पॉइंट ए, कि वो ऐसे घूमता हुआ वापस कहाँ गया, पॉइंट ए पर ही आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, उसने कितना डिस्प्लेस करागा खुद को। पहले वो ए तक गया यहाँ से, फिर वो वापस आए यहाँ पे, तो जो वो जाने के बाद वापस यहीं पे आ गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हो गया, 0। तो दिस टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ना नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो सम ऑपरेशन हैं जो लगाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीरो वेक्टर, कि जीरो वेक्टर को आप किसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर यदि जीरो वेक्टर के आप किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा वैसे जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है ना, जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, यदि जीरो वेक्टर के अंदर आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे,
जैसे आपके पास कोई जीरो वेक्टर है, उसमें आपने कोई नंबर मल्टीप्लाई किया 3 4 5 6 7, ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जीरो का जीरो ही रहेगा। पर हाँ, यदि किसी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर नहीं, कोई जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फ्री वेक्टर एंड लोकलाइज वेक्टर। तो फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर की बात अभी हम स्टार्ट करें तो बेसिकली फ्री वेक्टर क्या हमें, जो फ्री वेक्टर हैं ऐसे वेक्टर जो अपने जो डायरेक्शन है या अपने जो पैरेलल है उस, यानी कोई भी ऐसा वेक्टर जो अपने पैरेलली शिफ्ट किया जा सके और शिफ्ट करने के बाद भी वेक्टर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे वेक्टर को हम बोल रहे हैं फ्री वेक्टर। जैसे कि किसी का आपने डिस्प्लेसमेंट देखा हो, जैसे कि ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यदि हम इसी के पैरेलली कोई ऐसा लिख दें या ऐसा लिख दें, ये सब सेम तरह के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं या नहीं है। डिस्प्लेसमेंट पर कोई इफेक्ट पड़ा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी अब भी सेम है और डायरेक्शन भी अब भी कैसा है, सेम है। यानी कि यदि आप किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को, जैसे कि ऊपर वाला ये, इस डिस्प्लेसमेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे पॉइंट ओ से, आप ही इसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ कोई पॉइंट ओ डैश से और किसी अदर पॉइंट से, क्या ऐसी ऑब्जर्वेशन की आपने डिफरेंट पॉइंट से ऑब्जर्व करा, तो क्या इस पॉइंट पे कोई इफेक्ट पड़ा, जो डिस्प्लेसमेंट है उस वेक्टर पे कोई इफेक्ट पड़ा, या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिख दूं फिर उसके पैरेलली ऐसे लिख दूं, सॉरी ये बड़ा हो गया, ऐसे कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे लिखा गया, उसी के पैरेलली यदि उसको ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, ये सब वेक्टर कैसे हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये कैसे हैं, सेम वेक्टर है। तो इन पे लोकेशन का, इनकी लोकलाइजेशन का या इनकी इनिशियल पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। बेसिकली यह बात है कि ये फ्री हैं, इनको शिफ्ट किया जा सकता है। तो ऐसे वेक्टर जो पैरेलली शिफ्ट करने से इफेक्टेड नहीं होते, समझ पा रहे हैं, ऐसे वेक्टर जिनको पैरेलली शिफ्ट कर दे तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। ठीक है, अब लोकलाइज क्या है, ऐसे वेक्टर जिनको पैरेलली शिफ्ट करने से इफेक्ट पड़ जाता है। यदि उनको पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो इफेक्ट पड़ जाता है, तो ऐसे वेक्टर क्या बोल लेंगे, ऐसे वेक्टर को हम बोल लेंगे लोकलाइज वेक्टर। तो एक कंडीशन में गिवन वेक्टर फ्री भी दिखाई दे सकता है, पर दूसरी एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग वो लोकलाइज भी हो सकता है। यदि आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, तो वे लोकलाइज वेक्टर हैं, उनके लिए उनकी लोकेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, उनको पैरेलली शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे ही आपको बोलो टॉर्क की फॉर्म में, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, जैसे कि यहाँ स्पेस कम है, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, जैसे कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसके साथ यहाँ पे एक बार लगा हुआ है और इस बार पे यहाँ कोई आदमी फोर्स लगा रहा है F। ये पोजीशन इसकी कितनी होगी, मान लिया R है, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो यहाँ का जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, वो होगा R क्रॉस F। जो वेक्टर टर्म्स में लिखूँ तो मैं, क्या इस फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करने का कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यदि मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ या मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, क्या जो टॉर्क की वैल्यू हो डिफरेंट होगी या सेम होगी। देखो, जैसे मैं इसको टूवर्ड द ओरिजिन शिफ्ट करूँगा या टूवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन शिफ्ट करूँगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, R डैश हो जाएगी, और R डैश कैसा होगा, स्मॉल होगा R से। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा तो ये R1 होगी मान लिया, और वो कितना है, वो बड़ा है किससे, R से। तो हर कंडीशन में R की वैल्यू चेंज होगी, जिसके कारण टॉर्क चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इस कंडीशन में हम क्या बोल सकें कि जो ये वेक्टर है F यहाँ पे कैसा है, लोकलाइज है। तो कुछ कंडीशन में यही फोर्स पैरेलली यदि मैं नॉर्मली शिफ्ट करके दिखाऊँ आपको, तो ये लोकलाइज नहीं होगा, पर अलग अलग कंडीशन में ये लोकलाइज भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है वे भी लोकलाइज वेक्टर हैं। यदि आप देखें कभी भी किसी भी जगह आप डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और अदर वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं,
ज़्यादातर सब फ्री दिखाई देंगे, पर कुछ कंडीशंस में वे ही लोकलाइज भी हो सकते हैं जब उनके एप्लीकेशंस की बात आए। ठीक है, तो लोकलाइज से मतलब यही है जब वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट ना किया जा सकता हो तो वे कैसे होंगे, लोकलाइज होंगे। अरे यदि किसी के पैरेलल शिफ्ट करने का कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो उस कंडीशन में, तो उस टाइम वे कैसे दिखाई देंगे, फ्री वेक्टर दिखाई देंगे। और अगर आप चाहें तो इसी चीज़ को जो फ्री वेक्टर हैं और लोकलाइज वेक्टर से डिफरेंट टाइप से भी दिखा सकते हैं। बेसिकली फ्री का तो मतलब ये आप उसे पैरेलली शिफ्ट करो या उसे उसी की लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग कहीं भी चेंज शिफ्ट कर दो तो वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइन ऑफ एक्शन पे आप शिफ्ट करते रहो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिसका यानी मेनली यह बात है कि जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो कहीं से भी ले लो आप। ठीक है, यानी इनिशियल पॉइंट का मतलब क्या है, पर उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो रहा हो, समझ रहे हैं ना इस तरह। तो यानी आपके पास यदि देखो यही वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है आर, आप चाहो तो इस आर वेक्टर को यहाँ से स्टार्ट कर दो सेम मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो अब भी है तो भी आर ही रहेगा। ठीक है, यानी पैरेलली भी शिफ्ट किया जा सके, इस तरह भी शिफ्ट कर सकते, लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग भी शिफ्ट किया जा सके, यानी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि आपकी पोजीशन है वो सॉरी डिस्प्लेसमेंट है और आपका वेलोसिटी है। बेसिकली सब वेक्टर जब नॉर्मली हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कोई फोर्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई फोर्स है, आप उस फोर्स को ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें नॉर्मली, तो ये सब कैसे दिखाई दें कि फोर्स ही है, हर जगह सेम फोर्स है भाई, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये फोर्स कैसा है, फ्री वेक्टर है। पर यदि किसी बॉडी पे काम करने की बात आ रही हो कि भैया ये बॉल है, यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है ये, अब इस पे बल लगाने वाली बात आई कि भैया इस वेक्टर को यहाँ लगाया जाए फोर्स को, या इस फोर्स को यहाँ लगाया जाए, या इस फोर्स को यहाँ लगाया जाए, क्या अब ये सेम रिजल्ट दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। तो इस कंडीशन में यानी जैसे ही आपके जो सिनारियो चेंज हुआ ये वेक्टर भी चेंज हो सकते हैं, वैल्यूज़ भी, मतलब इस वेक्टर को जो हम फ्री वेक्टर बोल रहे थे इसको हमें बाई चांस कुछ और बोलना पड़ सकता है। बेसिकली ऐसे वेक्टर जिनको पैरेलली स्लाइड करने के बाद, समझ रहे हैं, फ्री वेक्टर्स के अंदर भी ऐसे वेक्टर जिनको पैरेलली शिफ्ट करने के बाद उनका जो इफेक्ट है वो चेंज हो जाए, ऐसे टाइप के वेक्टर को हम स्लाइडिंग वेक्टर भी बोल रहे हैं। तो जो फोर्स हो वो एक तरह का स्लाइडिंग वेक्टर भी हुए। ठीक है, जितने भी हमारे पास वेक्टर हैं उन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए यदि हम यूज़ करें, नॉर्मली किसी चीज़ पर अप्लाइड ना कर रहे हो, सिर्फ मैथमेटिकली यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन तक वे फ्री वेक्टर की तरह ही काम करेंगे। ठीक है, पर फिर भी यदि आप फ्री वेक्टर ही बताना चाह रहे तो आप पोजीशन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को दिखा सकें और वेलोसिटी को दिखा सकें, क्योंकि पोजीशन को नहीं दिखा सकते, पोजीशन डिपेंड करें हर बार ऑब्जर्वर पे, डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए डिफरेंट पोजीशन होगी एक ही बॉडी की। ठीक है ना, क्योंकि कोई पास से देख रहा, कोई दूर से देख रहा, कोई दाएं से देख रहा, कोई बाएं से देख रहा, तो सबके लिए उसकी जो वो क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड जो उसकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। तो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है आपकी पोजीशन, तो उसको आप एक तरह से फ्री वेक्टर नॉर्मल लाइफ में नहीं कहते, पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में वो भी एक तरह के फ्री वेक्टर की तरह भी यूज हो जाए। ठीक है, तो वैसे आप सीधा इतना भी बोल दोगे कि ऐसे कोई वेक्टर जिनको उसकी ओरिजिन जो पॉइंट है, जो उसका ओरिजिन पॉइंट है, उसको उसी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी शिफ्ट कर देने तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द फ्री वेक्टर। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए सब टाइप के वेक्टर। ठीक है, जब स्लाइडिंग वेक्टर की बात हो यानी इसको पैरेलली शिफ्ट करने का इफेक्ट दिखाई देता हो, उससे सारा का सारा इफेक्ट चेंज हो जाता हो, तो ये सब टाइप के जो आपके वेक्टर वो कहलाएंगे स्लाइडिंग वेक्टर। जैसे कि आपका फोर्स है, मोमेंटम है, ठीक है ना। इसके बाद है बाउंड वेक्टर, जिसके बारे में अभी तक बात हम कर रहे हैं। तो ऐसे वेक्टर जो क्या हुआ है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उसका फंक्शनल हो, यानी वो डिपेंड करता हो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे। ठीक है, यानी आप एक तरह से बोल सकें जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो कैसा हो, फिक्स हो, जिनको पैरेलली शिफ्ट ना किया जा सकता हो, जिसको अपनी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके अलोंग शिफ्ट ना किया जा सकता हो, या जो अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम विच डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका फंक्शन हो। ठीक है, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द लोकलाइज वेक्टर।
यानी जब वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा हो कि वो कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा हो कि किस पोजीशन पे आप चेक कर रहे हैं। यदि मैं अभी यहाँ बोलता वेक्टर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, यहाँ डिफरेंट मिलेगी, यहाँ डिफरेंट मिलेगी। यानी ये कहीं पर डिपेंड कर रहा होगा कि जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, यानी इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है। यानी जो पोजीशन डिपेंडेंट होगी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। पोजीशन क्या है, खुद पे खुद ही पोजीशन क्या है, पोजीशन इज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इट डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो पोजीशन चेंज होने के साथ साथ जो वेक्टर हैं उनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाए, यानी जो शिफ्ट ना हो सकते हों, ठीक है। तो ऐसा वेक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आगे हम बात करेंगे तो शायद थोड़ा इजीली समझ में भी आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे। तो जब हम इनका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे ना एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में, तो वहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल ईजिली समझ पाएंगे कैसे फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट हो गया, कैसे हमारा कोई भी सिस्टम जब फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट होगा तो वो कैसे हमारे लिए बाउंड हो जाएगा, और उस कंडीशन में कौन बाउंड होगा कौन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स। तो यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। प्लीज़ इसे एक बार रिवाइज कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, और कोशिश करा करें कि आप इसे देख सकें, क्योंकि आपकी पहली समस्या थी कि हमारे पास मोबाइल नहीं होता या नेट नहीं होता या घर में सब क्लासेज हों जिसके कारण हम सब एक साथ क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते। जब आप ऐसी सारी कंडीशन बता रहे थे उस हिसाब से इसको डाला जा रहा, और फिर भी आप इसे नहीं देख सकते। ऐसा तो नहीं पूरे दिन में आपके पास मोबाइल नहीं होता, रात को दिन में कभी तो मिलता होगा, तो अपनी क्लास देख लेकर अपने नोट्स तैयार करें। ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका मतलब नहीं कि अभी आप 11th में आ गए तो अभी आपको पढ़ना नहीं है, अभी आपको पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।